आज हम करियर इन सोशल सेक्टर की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज हम जिस इंसान से रूबरू हो रहे हैं उससे बेहतर इंसान कोई हो नहीं सकता इसके बारे में बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं अंशु गुप्ता से, जो 2015 में मैग्सेसे अवार्ड के रेसिपिएंट हैं और गूंज के फाउंडर हैं, जिन्होंने लगभग 25 साल जो है वो इस सेक्टर में काम किया है। आइए बात करते हैं अंशु गुप्ता से। थैंक यू अंशु, थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम टू स्पीक टू अस। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा अंशु कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या एजुकेशन ली बिफोर यू स्टार्टेड गूंज, आपकी लाइफ क्या थी? देखिए, मैं तो बड़े छोटे छोटे शहरों में पला बड़ा हूँ। फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते थे। मतलब जब मैंने 12th किया था तब तक 7 स्कूल बदल चुका था। अच्छा। तो मतलब हिंदी इंग्लिश हर तरह का मिक्स कम्प्लीटली। और उसके बाद कॉलेज देहरादून से किया, लाडली उत्तराखंड में पले बड़े। कॉलेज देहरादून से किया और फिर मैं आईएमसी के लिए दिल्ली आ गया। तो मतलब मैं वैसे तो हार्डकोर फैमिली ऑफ इंजीनियर्स से आता हूँ। मतलब सारे इंजीनियर्स भरे पड़े, बहुत सारे उसमें आईआईटी रुड़की की हैं लास्ट जनरेशन के। मैं पहला इंसान था शायद फैमिली में जो बागी था। अच्छा। और जिसने इंजीनियरिंग नहीं की, क्योंकि शायद मेरे बस की नहीं थी। अभी मैं जो मर्जी क्लेम करता रहूँ। फिर लकीली आईएमसी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने जर्नलिज्म पढ़ा। और उस टाइम में जर्नलिज्म को कभी भी करियर की तरह नहीं देखा जाता था। जर्नलिज्म जो है वो कुछ रिस्की कुछ होता था, रिस्की समथिंग टाइप में माना जाता था। बट मैं फिर 1 साल मैंने जर्नलिज्म किया वहाँ से, आईएमसी से। और उस टाइम में मैं, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अकेला इंसान था जिसने आईएमसी 2 साल किया। तो मैंने जर्नलिज्म किया, उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड पीआर भी किया वहाँ से। तो आपने 2 प्रोग्राम्स किए? 2 प्रोग्राम्स किए। ये कौन से साल की बात है? 1991 जर्नलिज्म किया। ओह पूरा दैट लॉन्ग दैट लॉन्ग एगो। और 91 92 फिर मैंने एडवर्टाइजिंग पीआर किया। और फिर साथ में मैंने एक आई ऑल्सो डिड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में? नहीं, वो देहरादून से। तो उस समय आपने ये डिसाइड कैसे किया कि आपको जर्नलिज्म में एजुकेशन लेनी चाहिए? जर्नलिज्म की एजुकेशन होती है ये उस समय नहीं पता था, क्योंकि देखिए मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जहाँ गूगल तो बहुत दूर की बात है और छोटा शहर होता था। जी। मतलब यदि देहरादून एक खूबसूरत शहर है बट एक छोटा शहर है। मतलब देहरादून से दिल्ली भी बहुत दूर हुआ करता था, यदि आप देखें उस समय की बात कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम नहीं था कि जर्नलिज्म में ऐसी कोई पढ़ाई होती है। बट मेरा जब मैं 12th में था तो एक बहुत मैसिव एक्सीडेंट हुआ था, और वो भी अपने जुनून की वजह से हुआ था, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर वेडनेसडे को चित्रहार देखना था। अच्छा। और मेरी बस मिस हो गई। मैं कहीं गया था, मैंने बाइक पे मतलब लिफ्ट ली और टक्कर हो गई। तो उसके बाद मैं करीब 1 साल बेड पे रहा, पूरा 1 साल। दैट मैसिव एक्सीडेंट मतलब से आप सोचिए कि आई मीन इफ आई टॉक अबाउट द डेट, 3 जून 87 से 13 अप्रैल 88, आई वॉज कम्प्लीटली ऑन बेड। बार बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ये हुए। वो बड़ा एक आई थिंक दैट वाज अ टफ टाइम बट ऑल्सो अ वेरी गोल्डन मोमेंट इन माई लाइफ, क्योंकि मैं दोनों हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वहाँ पे मैंने लाइफ को बड़े करीब से देखा, क्योंकि आप जब एक सरकारी अस्पताल में हो तब दूसरा आपकी अपनी उस समय की मिडिल क्लास की जो रियलिटीज़ हैं वो आपको पता लगती हैं कि कैसे सो कॉम्प्लिकेटेड कि आप दिल्ली सोचते भी नहीं हो ट्रीटमेंट के लिए। एम्बुलेंस लेना तो दूर की बात है। वो सब आपने खुद अपने यहाँ महसूस किया। उस समय मैंने लिखना शुरू किया था। मैं उससे पहले पोइट्री करता था। और वो जो हम लोग, मैं मज़े कई बार लेता हूँ ना कि हम लोग कुछ वो नए नए कवि होते हैं, तो हम सब 12-15 लोग एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं, फिर सब एक दूसरे को वाह वाह बोलते हैं। तो मैं भी उसी जमात का इंसान हूँ। तो बट उस समय में थोड़ा लिखने का मौका मिला, क्योंकि हॉस्पिटल में आप कम्प्लीटली आप लेटे रहते थे, बस आपका ये पूरा डैमेज था। How old were you? आई वॉज 17। 17, तो 11, 12? हाँ, 12th की बात 87 में हो गया था। 17 साल का था मैं, 16.5 17 साल का था। तो फिर लिखने का मौका मिला। फिर एक थोड़ा सा लकीली हमारे पेरेंट्स बहुत ही ओपन माइंडेड थे। मतलब उन्होंने कभी किसी चीज़ में रोक नहीं लगाई। बट जर्नलिज्म उनको भी समझ नहीं आया था। बट फिर माँ ने, पापा ने देखा कि भाई ये तो ये कुछ लिख पढ़ रहा है। उनको कहीं से पता लगा, वो दिल्ली आए, उन्होंने आईएमसी से फॉर्म लिया। लकीली उस समय मतलब ओपन होगा, और देन दे गेव इट टू मी और बोले कि बेटा आप कर लो जो करना है। मैंने उनसे लाइफ में एक ही चीज़ मांगी थी, मुझे 1 साल दिल्ली जाना है, क्योंकि मुझे उससे पहले जो मेरा अपना शौक था या जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो या तो फोटोग्राफी लगती थी और या रेडियो अनाउंसर बनना लगता था। उसमें आरजे वारजे नहीं बोलते थे ना, रेडियो जॉकी ये सब नहीं होता था, रेडियो अनाउंसर होता था। तो वो मेरा एक शौक था कि मुझे वो बनना है।
ऑल इंडिया रेडियो या उसमें बनना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई दिल्ली जाना तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ये पता नहीं था दिल्ली में क्या होता है। फोटोग्राफी की थी उससे पहले? फोटोग्राफी छोटा सा बॉक्स कैमरा जो हुआ करता था उस समय, मिनोल्टा का एक था मेरे पास, उससे किया था। उसके उसके मतलब काफ़ी हैं शॉट्स अभी भी। उस समय रील होती थी, आपको जाके डेवलप करानी पड़ती जी थी। बिल्कुल। हाँ, वो मैंने किया। तो ये फोटोग्राफी का आपको कब लगा कि मैं करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? क्योंकि उस जमाने फोटोग्राफी वाज कम्प्लीटली अनहर्ड ऑफ। इट वाज एन एक्सपेंसिव हॉबी, क्योंकि कैमरास वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे थे, इजीली अवेलेबल नहीं थे। रील्स एक्सपेंसिव होती थी खरीदना, उसको डेवलप कराना। तो इस किस्म के पैशन और हॉबीज बहुत ही रेयरली देखे जाते थे 88 87। हाँ, मतलब मैं खुद ये मानता हूँ अब जब मैं पीछे लाइफ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद क्रिएटिविटी मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट थी, और वो उसमें मेरा शायद कोई रोल नहीं रहा होगा, वो ऊपर वाले की कृपा है कि थी। बट आई थिंक, और उसमें आई थिंक माई मदर प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुझे याद है कि बचपन में हम बहुत सारे, मैं ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था, गाता था, स्टेज पे रहता था। आई स्टिल हैव दोज मेमोरीज की कैसे जो पापा के ऑफिस में जो फंक्शन होते थे उसमें क्या था, एक कोई देवर सॉन्ग, बाबा दौड़ी और ये चुईया काटने को आई। अच्छा। हाँ, एंड आई हैड टू डू दैट थिंग, Enactment. इनएक्ट विद दैट। एंड आई स्टिल रिमेंबर हाउ माई मदर, उन्होंने एक शी मेड अ रैट आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड, Okay. और उसको कलर वलर करके चूहे की मूछे बना के वो उन्होंने मेरे बैक पे बांध दिया था। तो जस्ट टू हैव दैट। ये मैं बहुत पहली बात कर रहा हूँ, तो अब इस समय आजकल के तरीके की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पीपल यूज्ड टू बी वेरी क्रिएटिव, और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में क्रिएटिविटी करते थे। तो मुझे लगता है कि वो शायद मेरा कहीं से था लिखना, या बाद में किसी ने शायद गिफ्ट ही किया होगा कैमरा, या तो हॉस्पिटल में जब आप थे तो यू वर राइटिंग, उस दौरान आपने पोएट्री शुरू किया? मैंने पोइट्री उससे पहले करता था। Okay. उस समय मैंने आर्टिकल लिखने शुरू करे, काफ़ी चीज़ें लिखनी शुरू करी, और लकीली आई वाज वेरी लकी कि वो उस ज़माने में छपने लगा। मतलब जो उस समय के लीडिंग डेलीज होते थे, जैसे यूपी, उत्तराखंड तो उस समय नहीं था, देहरादून यूपी में ही आता था। अमर उजाला जैसे वहाँ का एक बड़ा लीडिंग, उसमें अमर उजाला में बहुत छपा। एक बच्चों की मैगजीन होती थी सुमन सौरभ, उसमें बहुत छपा। बहुत बहुत पॉपुलर। हाँ, बहुत पॉपुलर। हमारे स्कूल में जो है वो हमें बिल्कुल दी जाती थी मैगजीन, मैं बहुत शौकीन था पढ़ने का। हाँ, तो उन सब में धीरे धीरे छपने लगे, और बड़ी वैरायटी थी। मतलब मैं अभी, क्योंकि आप पीछे का कभी कभी मुड़ के देखते हो आप, तो बड़ी वैरायटी थी कि आप एक तरफ बच्चों के लिए लिख रहे हो, और एक तरफ आप उस समय के किसान आंदोलन, फार्मर्स मूवमेंट हुआ था, महेंद्र सिंह टिकैत ने जो किया था, ये रफली वही वाला टाइम है, एक तरफ आप उस पर लिख रहे हो, अपने विचार दे रहे हो उस पर बैठ के हॉस्पिटल में क्योंकि आप डायरेक्टली वहाँ नहीं थे, बट आप मिल रहे थे, आपको चारों ओर क्राउड नज़र आ रहा था। हाँ, पता चल रहा था आसपास क्या हो रहा है। और मेरा थोड़ा एक ये भी था कि मैं बहुत ही शुरू से मतलब मुझे अकेले बैठना ये सब पसंद नहीं था। तो जैसे हम लोग एंटाइटल्ड थे प्राइवेट वार्ड के, ठीक है, और मैंने ज़िद करके पापा को बोला था कि मुझे प्राइवेट वार्ड नहीं चाहिए, सेमी प्राइवेट में जाना है, क्योंकि मैं अकेला इतने बड़े रूम में नहीं रह सकता किसी भी हाल में। तो हम सेमी प्राइवेट में रहते थे। तो वो जो हमारा जो वार्ड था उसमें मेरा वाला जो बेड था, वो उसमें हम सारे लोग, सारे पेशेंट, ऑर्थो के पेशेंट, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, जो भी था, जो भी मूव कर सकता था, पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स जो अलाउड थे, वो सब बैठ के पूरे दिन स्वीप खेलते थे। तो मतलब तो क्लास 12 में यू लर्न हाउ टू प्ले स्वीप। हाँ, कार्ड्स आपको अच्छे से आते थे। कार्ड्स, अच्छा, हम लोग पपलू में माहिर होते थे। पपलू भी। तो वो हमने खेला। मतलब इट वाज लाइक कि बिकॉज आप यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू ए टफ फेज, राइट, और हॉस्पिटल कोई अच्छी जगह नहीं होती, बिकॉज हॉस्पिटल में इवन यदि आपको पेन नहीं है तो बाजू वाले को तो पेन है, और हर थोड़ी देर के बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यू ऑल्सो सी सम डेथ, सम मिजरी, समथिंग। बट उस बीच में हमने अपनी तरीके निकाल लिए थे, बस ये। सो दैट्स हाउ, क्योंकि आप आर्टिकल्स अच्छे लिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को लगा कि हाँ ये एक सही चॉइस होगी, तो आपने जर्नलिज्म में जो है वो एडमिशन ले लिया। तो वो दोनों साल आपने जो है काफ़ी एंजॉय किया IMC में आपने? हाँ, मैंने सिर्फ एंजॉय किया। अच्छा। मतलब मैं क्लासेस बंक करने के लिए माना जाता था। ओह अच्छा। और मैं अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स को, क्योंकि अब मैं यूथ को बहुत एड्रेस करता हूँ और मोहब्बत करता हूँ उनसे, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई किया करो बंक, बिकॉज ये जो आपके दिन का पूरा प्रोडक्टिव टाइम है वो आप सिर्फ क्लासरूम में नहीं बैठ सकते। मतलब बंक करने का कोई लॉजिक हो, कोई रीज़न हो,
मेरा रीज़न होता था, जैसे मैं दिल्ली में जब बंक किया करता था, पहला जो मैंने मेजर बंक किया था उसमें मैं उत्तरकाशी गया था, जब वहाँ एक मैसिव अर्थक्वेक हुआ था, और वो मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपोजर था गांव का, एंड ऑल्सो ऑफ डिजास्टर्स। आई नेवर सीन अ डिजास्टर, आई नेवर सीन अ विलेज। दिस इज 92 91 91 मेरे जर्नलिज्म के टाइम की बात है, उसके थोड़े बाद की। एंड दैट वाज इन माय ओपिनियन मेरी ज़िंदगी का एक बहुत कुछ खुला मेरे लिए, बहुत बहुत कुछ। आई मीन आई सॉ लाइफ फ्रॉम ए कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल। और उस समय एक लीडिंग वीकली होता था संडे मेल करके, उसमें कुछ काफ़ी वहाँ की पिक्चर्स भी प्रिंट हुई, वो सब हुआ। बट दैट वाज वन पार्ट। वो तो चलिए आप कर रहे हैं तो कुछ हो ही जाएगा प्रिंट। बट वेरी इंपॉर्टेंट वाज मेरे लिए, मतलब आई कुड सी विलेज वेरी क्लोजली, आई कुड सी कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जो मेरे इमेजिनेशन में नहीं थी। मेरे वहाँ की बहुत सारी मेमोरीज हैं, स्पेशली जो आप आज की डेट में जो आप एम्पैथी की बात करते हैं, इतने बड़े बड़े शब्द जो हैं, डिग्निटी की बात करते हैं, मुझे लगता है मुझे वहाँ से बहुत मिला होगा। और यहाँ मैं पूरा टाइम निकाला करता था पुरानी दिल्ली में, बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि एक आप चाट पकौड़ी के शौकीन हैं, स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं, एक तो वो मजबूरी है, और दूसरा मुझे लगा कि पुरानी दिल्ली आपको स्टोरीज देती थी, बहुत कहानियां देती थी। तो आपको उस समय चोर बाज़ार होता था एक, मुझे याद है मैंने कई दिन स्पेशली इवनिंग्स निकाली हैं छतों पे बैठ के सिर्फ कबूतरबाजी को कवर करने के लिए, कि उनकी क्या विस्लिंग होती है, वो किस तरह के छल्ले डालते हैं कबूतर के, या कबूतर कैसे उनकी एक विसल से उतर आता है। करेक्ट है। ये आज भी होती है क्या? होता होगा पक्का, पिछले कुछ साल पहले तो मैं गया था। ये तो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा कोई जुआ हुआ नहीं है। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल थिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है जो सालों में डेवलप होती है। नहीं, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे लगता है आजकल हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को, हमारी सारी जो लर्निंग है वो आज की डेट में गूगल पे डिपेंडेंट हो गई है, ठीक है, और गूगल बहुत सेलेक्टिव लर्निंग है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितने लोगों ने आज तक हैप्पी फार्मर टाइप किया गूगल सर्च में? कभी नहीं किया, आई डोंट थिंक सो, है ना? एवर। तो आप हमेशा जो टाइप करेंगे आप कहेंगे डिस्ट्रेस इन फार्मिंग, प्रॉब्लम्स इन फार्मिंग सेक्टर इन इंडिया, फार्मर सुसाइड। तो जब आप फार्मर सुसाइड ही बोलेंगे तो आपको 1000 आर्टिकल फार्मर सुसाइड पे दिखेंगे ना। आपको कैसे पता लगेगा कि वो 70% जनता हंसती है, गाती है, खेलती है, त्योहार मनाती है, ड्रीम रखती है, एस्पिरेशंस रखती है? वो भी है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, एक तो ये कि जिस तरह के कीवर्ड्स में यूज कर रहा हूँ उस तरह के आर्टिकल्स आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत बार बच्चे जो हैं, या हम लोग पहला जो लिंक है या दूसरा लिंक है वही खोल के, और हमने अपने माइंड में इमेज कर लिया, इम्प्रेशन बना लिया, ओपिनियन क्रिएट कर लिया विदाउट रीडिंग 10 और 12 डिफरेंट आर्टिकल्स। और बहुत बार जब आप 10-12 डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें से। आप जब बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे तब कहीं जाके आप वैलिडेट कर पाते हैं कि हाँ ये शायद थोड़ी पुख्ता है ये जानकारी। उतना तो पेशेंस नहीं बचा ना। We just quickly open the first link, we just go and read. फिजिकल आपके जो जर्नीज होती हैं उसमें यू हैव नो ऑप्शन बट टू बी पेशेंट। करेक्ट। तो यदि मैं चला गया उत्तरकाशी सपोज एक डिजास्टर में, तो मैं क्या करूँगा? मैं तो सुबह से शाम तक भटकूंगा ही। और यदि मैंने 2 घंटे चढ़ने में लगाए हैं कहीं पे, तो मुझे 2 घंटे उतरने में भी लगाने ही है। मतलब मैं गूगल की तरह मैं टक नहीं कर सकता। आई विल एंड अप स्पेंडिंग टाइम देयर। दैट्स व्हाई दैट फिजिकल एक्सपोजर किसी भी चीज़ का या उस सिचुएशन में बैठना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फिर आपने जब दोनों प्रोग्राम अपने कंप्लीट किए तो उसके बाद इमीडिएटली आपने जॉब मीडिया इंडस्ट्री में लिया? तो समहाउ ऐसा हुआ कि एक ये डिसीजन हुआ पर्सनल कि मुझे जर्नलिज्म में जॉब नहीं करना। ये रियलाइजेशन कब आया? ये मास्कॉम में ही आ गया था। अच्छा, मैं दोनों सालों के प्रोग्राम? हाँ, पहले साल में कि मैंने जर्नलिज्म किया है, मैं लिखूंगा लेकिन मुझे जॉब नहीं करना, मुझे नौकरी नहीं करनी जर्नलिज्म में। क्योंकि एक तो कुछ ऐसा हुआ था कि 1-2 उस समय काफ़ी लॉन्च हुए थे अखबार वगैरह, उनके हमारे 2-4 लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, जो भी जिन्होंने
इंटर्नशिप की होगी या ज्वाइन किया होगा, तो उस समय आप लेकिन वो टाइम ऐसा था जब मीडिया Industry. इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही थी Start. इस कंट्री में, जबरदस्त बूम आ रहा था बिकॉज लिबरलाइजेशन आ गया था। उसके बाद तमाम तरह के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन चैनल्स की तो उसके बाद बाढ़ आ गई। उसी के बाद सारे चैनल्स जो है प्राइवेट चैनल्स एक न्यूज़पेपर का तो हमने मतलब मास कॉम में होली जलाई थी ना, तो एक न्यूज़पेपर की तो हमने कॉपीज जलाई थी उसमें। तो सब स्टूडेंट लाइफ तो यही मज़ेदार होती है। अब ये नहीं मैं बताऊंगा क्यों क्यों पंगे ले। ऑफ द कैमरा बात करते हैं। तो उसकी बाकायदा कॉपी जलाई थी। तो मतलब एक तरह से ये हो गया था कि यार ये ना मतलब अच्छा उस समय ऑप्शंस आपके पास सिर्फ प्रिंट थे, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पे सिर्फ वो 2-3 आई विटनेस, कालचक्र और न्यूज़ ट्रैक करके बाकी चैनल्स 93 94 के बाद आए, 94 के बाद वो सिर्फ एक न्यूज़ मैगजीन हुआ करती थी ये सब, यू नो, न्यूज़ ट्रैक और टीवी टुडे का। हाँ 2-3 हुआ करती थी कालचक्र करके। वो तो बाकी आपके पास प्रिंट का ही ऑप्शन था। और मैं लिखने का शौकीन था, बट उससे ज़्यादा मेरा शौक थोड़ा ऑडियो वगैरह को लेके था। मतलब यू कैन से विजुअल पे मेरा ज़्यादा था फोटोग्राफी उसमें, तो शायद ये वजह रही होगी कि आई डिसाइडेड कि मुझे नहीं करना। और जो सेकंड कोर्स मैंने किया था एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, हाँ वो मैंने पढ़ने के लिए नहीं किया था, मस्ती मारने के लिए आए। हाँ मुझे लगा था कि मुझे हॉस्टल लेना है, ठीक है, और क्योंकि मुझे अच्छा उसका भी एक रीज़न है। आज लकीली बहुत मोहब्बत मिली मुझे लोगों से, मतलब जहाँ भी हैं बहुत सारे लोग एंगेज्ड हैं, प्यार मिलता है, हर शहर में मिलता है। लेकिन वो जो 1987 से 99 का जो मेरा टाइम है वो बहुत ही आइसोलेशन का टाइम था। 99 तक 90 तक, क्योंकि मैं 3 साल मैं लिम्प करता था, लंगड़ाता था ओके। उस एक्सीडेंट की वजह से, राइट। तो और अभी तो फिर भी काफ़ी अवेयरनेस है इन सब चीज़ों पे, बट इन सारे सिटीज़ में यदि आपका कोई भी फिजिकल चैलेंज है, भले ही वो टेम्प्रेरी हो, तो समाज आपको जीने नहीं देता है। अच्छा। जिस तरह की हरकतें वो आपके साथ करता है, बोलना, टोकना, you know, कोई दोस्त नहीं बनता आपका आसानी से। जस्ट बिकॉज यू वर लिम्पिंग, जस्ट बिकॉज आई वॉज लिम्पिंग, जस्ट बिकॉज, तो कोई इसके रीज़न तो किसी को समझने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा ये तो बहुत सारे लोग जो डिसेबिलिटी से गुजरते हैं, मतलब तमाम उम्र में, तो वो तो आप उनसे पूछिए। अब मैं तो बहुत सारे लोगों के साथ में, मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में काम करता हूँ, तो वी नो कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कि सोसाइटी उनको कैसे ट्रीट कर रही है। तो आई ऑल्सो वेंट थ्रू दैट फेज। आई हैड, और फर्स्ट ईयर क्योंकि मेरा पूरा कॉलेज में निकला, मतलब इस पे बेड पे निकला था, तो मेरे दोस्त भी नहीं थे। तो आईएमसी ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, मतलब दोस्ती दी, एक्सेप्टेंस दी, बहुत कुछ। तो द रीज़न टू डू दैट, द सेकेंड कोर्स वॉज एक्चुअली दैट कि मुझे उस जगह का, हाँ उसका थोड़ा मज़ा लेना है। और क्योंकि जर्नलिज्म में नौकरी अभी करनी नहीं है, तो आई हैव एन ऑप्शन कि मैं कुछ और करूँ। लकीली आई गॉट थ्रू। तो पर आपके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उस समय कहीं ना कहीं एक प्रेशर था कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर नहीं था। ओके। और जॉब के अलावा उस ज़माने में कुछ होता भी नहीं था, क्योंकि हम तो वो सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स वाली तो फैमिली से हम थे ही नहीं, वो एरा भी नहीं था ना वो एरा भी नहीं था। और लेकिन ये है कि एक, जबकि हम बहुत ही मतलब एक ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पर आपकी हर महीने की सैलरी ज़रूरी है ना, साइकिल को चलाने के लिए। उसके बाद भी ये वाह है मेरे पेरेंट्स की कि उन्होंने मुझे सेकेंड ईयर के लिए भी परमिशन दी कि भाई तुम कर लो, वरना आप घर के बड़े बच्चे हो और आप दूसरे शहर में हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ना सिर्फ अपने लिए कमाओ, घर के लिए कमाओ। आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, वी आर 3+1, 3 brothers and a sister। तो वो उनकी वाह है, उन्होंने मौका दिया, तो देन आई डिड द अदर कोर्स आल्सो। हॉस्टल नहीं दिया मेरे को आईएमसी वाले ने। जिंदगी में गूंज कैसे आ गया, कब आया, क्या हुआ? गूंज हैपेंड टू मी। ओके। मतलब हमने कभी ये सब सोचा नहीं था। ये ज़रूर है कि वो जो पूरे भटकना था सड़कों पर इन माई जर्नलिज्म डेज, एंड उससे पहले उत्तरकाशी के बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे लाइफ में, कि जैसे एक इंसान मिले थे उत्तरकाशी में जिन्होंने एक जैकेट पहनी हुई थी जिसमें बहुत सारे पैचेस थे, बोरी की बनी हुई थी, जूट की बोरी की बनी हुई जैकेट थी, और वो बार बार एक कपड़ा या वुलन मांग रहे थे कि मुझे कंबल दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
और मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। बट फिर रातें क्योंकि मैंने टेंट में काटी तो मुझे पता लगा ठंड क्या होती है। या मैंने वहाँ पे बहुत सारा रिलीफ मटेरियल बंटते हुए देखा और उसमें देखा कि 70-80% वॉज एक्चुअली ओल्ड क्लोथिंग, और वो लोग ट्रकों में भर के लाते हैं और उछाल देते हैं ना। तो वो जो पहाड़ी माथा है, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, वो कितना हर्ट होता है। वो कॉन्वर्सेशन का मैं हिस्सा बना एट द एज ऑफ 20 इटसेल्फ कि वो कितने हर्ट हैं। फिर यहाँ पे ओल्ड दिल्ली में मेरा वो जो आई मीन द स्टोरी विच मैनी पीपल नो, एक हबीब भाई करके हैं, मैं उनसे मिला। हबीब अनक्लेम डेड बॉडीज़ उठाते थे लोकल पुलिस के लिए। वो उनका फुल टाइम प्रोफेशन था और उनको हर डेड बॉडी के लिए 20 रुपये और 2 मीटर कपड़ा मिलता था। और मैंने ज़िंदगी के बारे में उस फुटपाथ पे उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत टाइम लगाया उनके साथ। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाता था स्कूटर लेके और उनके साथ घूमता रहता था। वो रिक्शा लेके जाते थे, खबर मिलती थी डेड बॉडी उठाने, और मैं उनके साथ होता था। मैंने उस 8-10 दिन में कोई 70-80 डेड बॉडी देखी होगी। अंशु, आईएमसी कंप्लीट करने के बाद आपने जॉब नहीं किया, आपने फ्रीलांसिंग आर्टिकल्स लिखना शुरू किया और उसके राइट आफ्टर दैट आप ये सब कर रहे थे? ना, ये तो जो हबीब की स्टोरी है वो मेरे जर्नलिज्म के टाइम या फ्रीलांस क्योंकि मैं करता रहता था, ये उस समय की स्टोरी है। वो जो पूरा इंसिडेंट की, वो जो बच्ची ने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ, और उन कुछ चीज़ों से समझना कि कपड़े का मामला है, ये ठंड का सिर्फ मामला नहीं है, वो सब हो चुका था 91-92 में हो चुका था। उसके बाद आई मूव टू एन एजेंसी। मैं 2-3 महीने मैंने कॉपी राइटर की तरह काम किया। देन फिर उस समय में एक और सेटबैक हुआ बिकॉज आई हैड ए कैटरैक्ट इन माई राइट आई एट दैट यंग एज। सच ए यंग एज। बहुत तो वो बड़ा, तो उस समय आपको सडनली ऐसा लगा कि एक तो कैटरैक्ट बहुत बड़ी बीमारी थी उस समय, और एक दूसरा आपको बहुत ही यंग एज में हो गया था, और एक ऐसे इंसान की राइट आई में हो गया था जिसका जो फोटोग्राफी अपना करियर बनाना चाहता था। तब तक फोटोग्राफी जिंदा थी आपकी? हाँ, मैंने एक OM1 और OM2 सेकेंड हैंड कैमरे खरीद लिए थे। अपनी पहली 2,000-2,200 रुपये तनख्वाह होती थी, उससे को 200-400 रुपये हर महीने किसी तरह जोड़ के सेव करके एंड सम फ्रीलांस करके आई बॉट सम 5,000 रुपीज़ का एक कोई कैमरा था, वो सेकेंड हैंड था। हाँ, तो आई गॉट OM1 एंड OM2 2 कैमराज। तो मैं वो लेके सारा करता रहता था, और हमारी जो भी मेरी सैलरी होती थी, कुछ भी होता था, उससे पहला काम ये होता था कि 1 या 2 रोल मैं खरीद के वो QSS प्रिंट करके डेवलप कराया करता था जस्ट उसी। तो फिर ये जब कैटरैक्ट हो गया तो मुझे लगा कि तो गड़बड़ हो गई, अब तो मेरा ये करियर भी ख़त्म है फोटोग्राफी का। फिर मैंने मतलब एक लकीली हमारे यहाँ कैंपस रिक्रूटमेंट का ऑफ़र आ गया था, तो आई गॉट इनटू पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इट वाज अ PSU। मैं और मीनाक्षी, माई वाइफ, वो भी IMC की हैं। शी वर्क विद BBC फॉर अबाउट अ डेकेड लेटर। तो हम दोनों ने फिर वहाँ काम किया। फिर मन नहीं लगा। फिर वो साल पावर ग्रिड में थे? मैं था करीब 2.5 साल। उसके बाद आई मूव टू एस्कॉट्स। वहाँ पे काम किया 2-3 साल, बट फिर 98 होते होते नहीं हुआ, लेफ्ट में जाओ। मीनाक्षी केप्ट टर्निंग बट आई लेफ्ट। मीनाक्षी केप्ट वर्किंग, को एक को तो करना ही था, बट आई लेफ्ट। माय वाइफ्स नेम इज आल्सो मीनाक्षी। ओह अच्छा। व्हाट अ लवली। ओके, तो ही वाज द ऑनर एट दैट पॉइंट टाइम, और फिर 98 के बाद जो है ऑल ऑफ द सडन हाउ डिड गूंज हैपन नाउ? तो ये समझ आ गया था पिछले 5-6 साल के अंदर, स्पेशली हबीब भाई की कहानी और उसके बाद उत्तराखंड की स्टोरीज, और कैसा क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक दर्शन की तरह से आती हैं। तो आई थिंक दैट हैपेंड टू मी कि मुझे उसके बाद कपड़ा स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मी और बॉदरिंग मी, कि यदि कहीं सड़क पे कपड़ा पड़ा है तो मेरा ध्यान वहाँ जाएगा, जबकि 1000 चीज़ें पड़ी होती हैं। किसी ने ओवर साइज पहना है तो ध्यान जाएगा, बच्चा ठंड में है तो ध्यान जाएगा, समाओ कपड़ा ऐसे कुछ हो गया मामला। तो फिर 98 में मैं स्कॉट्स मुझे छोड़ना था, मतलब मुझे लगा कि अब मेरे से कॉर्पोरेट की जॉब नहीं हो रही, और मैं मोर इम्पॉर्टेंटली मतलब मैं आई एम नॉट मेंट फॉर स्कॉट्स कम्युनिकेशन, जो बाद में एस्कॉटेल भी उसमें भी निकला, उसका एक पार्ट। तो टू मेक EPBX एंड ऑल दैट, वल्लभगढ़।
तो आई थिंक मेरी लाइफ का जो, और ये मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि आपके लिए मोटिवेट होना या कोई एक एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी स्टोरी हो जाए। जैसे मतलब मेरे लाइफ का रीज़न कि मुझे नहीं अब कॉर्पोरेट की जॉब करना वाज एक्चुअली आई डिडंट वांट टू वेयर से ब्लैक शूज एंड टाई एंड मेक पीपीटीज एंड ऑल। मतलब मुझे उससे बड़ी कोफ्त होनी शुरू हो गई थी कि यार ये मुझसे नहीं होगा सुबह से शाम तक, मुझे कोई काम चाहिए। मतलब क्योंकि मेरे हाथ बड़े कुलबुलाते थे, मतलब मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ अपने दिमाग वाला करना है, मैं किसी और के दिमाग पे नहीं काम कर सकता। दैट बिकेम वन ऑफ द रीज़न टू लीव। एंड द रीज़न आई ऑलवेज टेल पीपल कि जॉब छोड़ना इतना बड़ा डिसीजन नहीं था, दूसरा जॉब नहीं लूँगा दैट वाज अ डिसीजन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब तो आप कभी ना कभी छोड़ते करते रहते हैं यदि आप खुश नहीं हैं, बट ये फैसला कि नहीं लेना दैट वाज अ बिग डिसीजन, वेरी बिग डिसीजन। और हम लोगों की मैरिज के उस समय 3 साल हुए थे, तो वी जस्ट टुक आउट सम 67 यूनिट्स ऑफ पर्सनल मटेरियल, क्लोथिंग, यूटेंसिल वगैरह कि जो हमारे यूज़ नहीं हुए। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड गोंज। और सच बात यह है कि आपको कुछ नहीं पता था कि इस पे कोई काम हो सकता है या कोई एनजीओ या वॉलंटरी सेक्टर नाम की कोई चीज़ होती है। सुना ज़रूर था, ऐसा नहीं है कि आपने रेड क्रॉस के बारे में या और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना सुना हो, लेकिन ऐसा कुछ एहसास नहीं था। लेकिन उस समय अंशु, अगर उस समय की बात हम करें तो हमें लगता था कि सोशल एंटरप्राइज के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। शायद ये बहुत बड़े सोशल हाउसेज हैं, चाहे वो क्राई हो, चाहे वो यूनिसेफ हो, रेड क्रॉस हो, ये सब लगता था कि बियॉन्ड रीच है। हम लोग शायद अगर ये कोई एफर्ट शुरू करेंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे या कर ही नहीं पाएंगे इसको, बिकॉज द काइंड ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड to run something like that is mammoth, Herculean task है ये। तो आई थिंक kudos कि आप उस समय एक छोटी सी शुरुआत से कर पाए, क्योंकि मुझे याद है 2001-2002 में आई वॉज वर्किंग विद जी, और अच्छा। पहली बार हमारे जीवन में गूंज जो है वो नाम आया। अच्छा। और हमें कहा गया कि एक बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव है जहाँ पर आपको अपने कपड़े जो है वो देने हैं और वो कपड़े जो है किसी के काम आएंगे। हम इनकरेज करते हैं आपको कि प्लीज़ आप अपने कपड़े जो है वो दीजिए। तो ये मतलब एक इंटरेस्टिंग जर्नी है कि देखिए, एक तो उस ज़माने में एंटरप्राइज तो वर्ड ही नहीं था। मैं तो बहुत लोगों को मजे में कहता हूँ कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योर में कितने ई होते हैं। ये तो आप ठीक है, अब आप जो मर्जी बोलते रहो, उस समय नहीं पता था। ना आपने इसलिए शुरू करा था कि आपको सो कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है, आपके पास एक प्रॉब्लम थी जो आपको परेशान करे, कनेक्ट था, और आपको लग रहा था कि आपके पास एक सोल्यूशन है। अब वो सोल्यूशन सही है गलत है आपको नहीं पता, यू हैव नॉट टेस्टेड, फाइन, और उसका कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है, ना आपकी कोई नॉलेज है, बट यू वांटेड टू जस्ट डू इट। आपको लगा ये प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन आपको करके देखना है, और धीरे धीरे अपना बढ़ गया। और लिटरली मुझे लगता है कि हम लोगों की एक चीज़ का जो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दुनिया का, वो इस बात का कि इनिशियल फेज़ में किसी ने हमको बहुत सारे पैसे नहीं दिए, हमको बहुत सारी फंडिंग नहीं दी, और जब हमने ये सीखा लाइफ में कि कहीं पे आप प्रपोज़ल लिख के डाल सकते हैं, ऐसी कोई एजेंसीज होती हैं, तो हमने उनको प्रपोज़ल डाले। और अभी हम लोग पुराने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो शायद वो डॉक्यूमेंट मिल जाए। एक इतना बंच हमारे पास है जिसमें लार्जली लोगों ने हमें बताया कि इट डज नॉट फॉल इन अवर पैरामीटर, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अच्छा, तो जहाँ पर आप फंडिंग लिए प्रपोजल डाल रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे सोशल कॉजेज में आता है, क्योंकि क्लोथिंग तो दुनिया में इशू ही नहीं है। आप कहते हैं 3 बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उनके हिसाब से वो नहीं है, क्लोथिंग तो इशू ही नहीं था उनके लिए। और ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत एजेंसीज का पता हो, बट जैसे ही पता लगता था हम डाल देते थे कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि लाले तो पड़ ही गए थे। आप भाई आपके ये तो हार्डकोर लॉजिस्टिक्स का काम है, और आपकी पर्सनल तो कोई अब इनकम है नहीं। मैं कर रहा था, बहुत सारा फ्रीलांस करता था, पहले लिखता था, फोटोग्राफी करता था, बट देन आई स्टॉप दैट बिकॉज मुझे लगा आई एम नॉट एबल टू गिव माई 24/7 टू इट, सो आई हैड टू स्टॉप दैट, क्योंकि वो सिंगल फोकस उस समय ज़रूरी था इसको बिल्ड करने के लिए। तो वो रिजेक्शन पे रिजेक्शन आता रहा, तो आई थिंक मे बी वो आई वुड से कि वो अच्छा रहा कि वो हम रिजेक्ट हुए, क्योंकि फिर आपने उसको एक मास मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट की तरह से करा, और आपने अपने मे बी
शायद खर्चे भी बहुत कंट्रोल करके किए होंगे लाइफ में। आज भी हम सब लोग सेकेंड हैंड फर्नीचर पे बैठते हैं हम में से। पर ये बहुत ही मतलब हिम्मत का काम है कि तो आपने शुरू में 60 to 70 पीसेस जो है वो निकाल के आपने ज़रूरतमंद लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको दे दिए। तो फिर सेकंड लॉट के लिए कहाँ से आए रिसोर्सेज, कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे ये बहुत लंबी कहानी है, हाँ। क्योंकि क्या है कि आपने कर लिए 67 तो अपने निकल गए। अब उसके बाद हमने कहा कि अब क्या, हाउ डू पीपल नो अबाउट इट, Correct. अपने घरों से थोड़ी निकलेंगे। तो हमने कहा कि हम दिल्ली हाट में स्टॉल लगाएंगे, दिल्ली हाट में स्टॉल लगाएंगे बातचीत करने के लिए। ठीक है। अब बात तो कोई दिल्ली हाट में सुनने आएगा नहीं, दिल्ली हाट तो मार्केट है। तो हमें लगा लोग आएंगे क्यों स्टॉल पे। तो एक किसी फ्रेंड ने कभी कोई एक बैम्बू की बड़ी रॉ सी क्लॉक दी थी हमें, हमारे या तो एनिवर्सरी पे दी होगी या बर्थडे पे दी होगी या मैरिज का गिफ्ट होगा, वी डोंट नो, बट एक पड़ी थी। तो भाई ये कीड़ा हुआ कि यार हमको ना दिल्ली हाट में तो बैम्बू और आर्ट सब है बहुत दिखता है ना, स्टार्ट मेकिंग बैम्बू क्लॉक्स। ओके। तो हमारी जो हाउस हेल्प थी जो सुबह शाम आती थी, उनके हस्बैंड थे सुभाष करके, वो काफ़ी शराबरा पीते थे, नॉर्मल अनफॉर्चुनेट कहानी। तो वी वांटेड टू वर्क फॉर देम आल्सो लिटिल बिट। तो मैंने उनसे पूछा सुभाष जी कि सुभाष तुमको कुछ लकड़ी का काम आता है क्या, कारपेंट्री आती है? तो बोला हाँ आती है। उन्होंने सच बोला झूठ बोला पता नहीं, बट ही सेड आती है। तो मैंने कहा चलो बैठो। तो हम गाड़ी में बैठे सीधे प्रहलादपुर गए, और वहाँ, और मेरा थोड़ा नेचर होलसेल का है, मैं रिटेल में सोच नहीं सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है बहुत शुरू से। तो एक पूरा रिक्शा भर के, ठेला भर के हम लोग बहुत सारे बैम्बू लाए। अच्छा। वो सब रंदा, आरी, कील, 12 नंबर, 8 नंबर, जो था सब, जो सुभाष ने कहा सारा सामान सब उठा के लिए। और हमारा बड़ा खूबसूरत सा एक ड्राइंग रूम था, मतलब नई नई शादी हुई थी, बड़ा प्यारा सा केन फर्नीचर वो सब, वो हमने सब किनारे किया, एंड दैट रूम बिकेम ए वर्कशॉप। ओके। और फिर मैंने सुभाष के साथ मिलके वो कारपेंट्री सीखी सुभाष से। तो आपने दिल्ली हाट में वो घड़ियाँ लगाई। बेचने का आपने स्टॉल लगाया। हमने घड़ियाँ लगाई, तो हम रात भर बनाते थे और सुबह जाके वहाँ पे बेचते सेल थे। करते। पर उसके साथ साथ फिर वो गूंज की बातचीत शुरू कर दी। 2000 लीफलेट प्रिंट कराए। ओके। तो फिर लोग आते थे, लोगों को समझ आने लगा। और लकीली उस समय माई मतलब छोटा ब्रदर जो है वो यूएस गया होगा, तो वहाँ से वो आंसरिंग मशीन ले आया था। उस ज़माने में बड़ी चीज़ होती थी, तो हम पूरे दिन अपना आंसरिंग मशीन रहती थी। शाम को जब आते थे तो 5-7 कॉल हमारे पास रोज़ होती थी अच्छा। कि भाई हम जुड़ना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। दैट्स हाउ दिस स्टार्टेड। और हम अगले कई साल तक बैम्बू की घड़ियाँ बनाते रहे जगह जगह, बिकॉज वो थोड़ा सा एक हमको थोड़ा बहुत पैसा उससे आ जाता था, उसको सेल कर करके। So Goonj has completed 25 years. अभी फैब में। अरे वाह, congratulations. थैंक यू। Wonderful. और कैसे ये इतना बड़ा बन गया Goonj? And tell me, what is it today? How big is it? What all is happening under this umbrella? तो हम लोग वी आर नाउ अबाउट करीब 1200 पीपल पैन इंडिया जो फॉर्मली जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा हज़ारों वॉल्टियर्स हैं तमाम शहरों में। बहुत सारे कई सौ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं पैन इंडिया जो रूरल में हम लोगों के साथ में जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, बिकॉज इट हैज़ बिकम लार्जली अ मास मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग। इसी वजह से ये इतने हज़ारों वॉलंटियर्स आपके रेगुलर कलेक्शन कैंप, कलेक्शन ड्राइव, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। ये जिस सेंटर में आप बैठे हैं इसको हर साल हज़ारों लोग विजिट करते हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, फॉरेन डेलीगेशन सब, मतलब एक जस्ट टू सी कि यहाँ क्या हो रहा है। इन गलियों में लोग आते हैं, देखते हैं। 8 बड़े ऑफिस हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, ऋषिकेश और कोलकाता। बट उसके अलावा करीब 40 छोटे हैं जिसमें जो लार्जली इम्प्लीमेंटेशन के ऑफिस हैं। Implementation center. हाँ, और हर साल मुझे लगता है कोई 8-10 हज़ार गाँव में हम लोग काफ़ी डीप काम करते हैं। और हमारा जो काम है वो लोगों को ऐसा लगता है कि कपड़े इकट्ठा करना, बांटना, वो सब है नहीं। हमारा जो लार्जर काम है, इसे न्यू काइंड ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, राइट, न्यू काइंड ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पर हमने पुराने सामान को चैरिटी से बिल्कुल अलग कर दिया है। और ये जो सारा सामान है ये बहुत, जो आप देखेंगे अभी प्रोसेसिंग के बाद किट्स में कन्वर्ट होता है, और फिर गांव में हार्डकोर वाटर, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट पे काम होता है। तो लोग तालाब जिंदा करते हैं, कुएं खोदते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं,
आंगनवाड़ियाँ बनाते हैं, उसके बाद बहुत मोहब्बत के साथ में उनको ये सामान मिलता है। तो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, नॉट ए चैरिटेबल थिंग। And are you working outside India as well into other countries? Idea wise it is going in many places now. हम लोग अपने ऑफिसेज बहुत सारे नहीं खोलेंगे तब, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम है। Sure. अगर हम आज देखें तो आज आपके पास अभी भी फंडिंग चैलेंजेस होते हैं? देखिए वो रेगुलर रहेगा, वो रेगुलर रहेगा। वो आपको अपने टोज़ पे रहना पड़ेगा हमेशा। और क्योंकि जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां भी लोगों को हो जाती हैं कि अब ये सेल्फ सफिशिएंट है, तो जो आपके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं वो और छोटे ऑर्गेनाइजेशन को देखने लगते हैं, तो वो चैलेंजेस आपके बढ़ते चले जाते हैं। बट हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के आज आप एक शो कर रहे हैं, उससे माना आप 1000 नए लोग उसको देखेंगे, अब वो 1000 में से 100 लोग और सबसे पहला काम यही करेंगे कि अपना सामान ला के यहाँ रख देंगे, है ना। तो हर एक नई अवेयरनेस, हर एक नया आर्टिकल एक और मतलब एक बड़ा चीज़ लेके आता है, और उसमें वो दे डोंट गिव यू मनी। उनको लगता है मटेरियल दे के ख़त्म हो गया। वो ये नहीं समझ पाते कि जिस दिन आप मुझे एक टी शर्ट भी देंगे ना, तो वो एक पेड इंसान पेड जगह पर बैठकर सॉर्टिंग करेगा और वो पेड ट्रांसपोर्ट से कहीं जाएगा। लोग वो कनेक्ट नहीं कर पाते मटेरियल, तो वो हमारा कंटिन्यूस चैलेंज है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको आके बताया कि भाई हम तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, सामान आपके यहाँ भेज देते हैं, पैसा उसको दे देते हैं। तो वो कंटिन्यूस चैलेंज है। और ये देखिए, ये जो काम है ना, ये आई डोंट नो क्यों लोग इसको गलत मतलब अलग तरीके से देखते हैं। ये एक किसी भी तरह की और कोई एंटरप्राइज रन करने जैसा है, राइट। ओनली डिफरेंस इज कि इट इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ना तो आपको में इस काम के लिए आपके पास कोई बड़ी लोन की फैसिलिटीज़ हैं, राइट, और बहुत रेगुलेटेड है। मतलब टू बी ऑनेस्ट बिजनेस से ज़्यादा रेगुलेटेड सोशल सेक्टर का काम है, रेगुलेशंस वाइज यदि देखेंगे। हम भी एग्जैक्टली सारे के सारे उतने ही टैक्सेस देते हैं, हम जीएसटी भी देते हैं, कंप्लाइंसेस उतने ही हैं, एब्सोल्युटली कोई कंप्लाइंस की कोई कमी नहीं है, 100% कंप्लाइंसेस हैं। और आप भी एग्जैक्टली वही सब जीएसटी और इनकम टैक्स और वो सारे टैक्सेस आप भी देश को देते हैं, जो इस देश का कोई भी और आम इंसान देता है। हम लोगों की सैलरी पे हो या हम इवन यदि हम तारपोलिन भी खरीदेंगे रिलीफ के लिए, तो भी उसमें 18% जीएसटी हम देंगे। तो वो लोगों की गलत फहमियाँ हैं दैट वे। तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मतलब जो मैं मजाक में बोलता हूँ कि ना शुरू करते हुए आप पे लोन की फैसिलिटी होती है और ना आप फेल होने के बाद एनपीए कर सकते हो। हाँ, वो भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल अंशु, इतनी ज़्यादा बात होती है सोशल सेक्टर को लेकर, गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट इट हमेशा, बहुत इंकरेजमेंट है, बहुत ही अवेयरनेस है, और एक फुल फ्लेजेड मेन स्ट्रीम करियर चॉइस है आज की तारीख में। इसके दो कारण है, एक तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा जो है वो गवर्नमेंट ने खोल दिया है जरिया, जहाँ पर कॉर्पोरेट्स को जो है ये करनी होती है। तो वहाँ पर भी जो है बच्चे जिनका सोशल एंटरप्राइज की तरफ रुझान है या सोशल वर्क में है रुझान, तो वो अपना करियर ले जा सकते हैं, या फिर एज एन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर अपना सोशल एंटरप्राइज चला सकते हैं। तो किस किस्म की रिलीफ या ग्रांट्स या स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती हैं जो इनकरेज करती है इस सेक्टर को? देखिए, गवर्नमेंट के तो अलग प्रोग्राम्स चलते ही हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन के उसके, बट सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इस सेक्टर का वो ये भी है कि इसमें आम जनता बहुत जुड़ती है आपके साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में पर्पस ढूंढ रहे हैं, है ना। अब हर एक इंसान तो गांव में जाके काम नहीं करेगा, या हर एक इंसान के लिए या एक स्लम के या जो लोग दुखी हैं उनके इमोशनल इश्यूज़ को हैंडल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। मतलब मुझे लगता है दुनिया में ग्रीफ को हैंडल करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है, और इस चीज़ के लिए कोई भी सोशल सेक्टर को समझ नहीं पाता है। कि आप यदि देखें तो बाकी जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बाकी बहुत सारे जो प्रोफेशन है वो एक हैप्पी कस्टमर ढूंढते हैं, हैप्पी कस्टमर टू बाय योर सर्विस, ओके, और बाय योर प्रोडक्ट। ये एक ऐसा सेक्टर है जो लार्जली पीपल इन ग्रीफ को ढूंढता है, डिज़ास्टर में जाता है, मौत देखता है, पूरा डिस्ट्रक्शन देखता है, और उसके बाद भी जिंदा दिली से उसी करेज के साथ में लगा रहता है। लोग ये कभी नहीं समझ पाते कि हम इस सेक्टर में जो लोग एक बार आ जाते हैं
वो किस ग्रीफ के साइकिल से या इमोशंस से निकलते हैं। बहुत आसान है किसी अर्थक्वेक के बाद या किसी चीज़ के बाद वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या सेक्टर को गाली दे देना, बिना ये समझे कि भाई आप जिस इंसान की बात कर रहे हो उसकी अपनी सिस्टर इज़ नो मोर, है ना, क्योंकि वो भी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है ना। तो वो पहले सिस्टर की क्रिमेशन में जाएगा या आपके रिलीफ पे ध्यान देगा, मतलब ह्यूमनली क्या होगा। तो इसलिए ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत लार्ज स्केल पे पब्लिक को अपॉर्चुनिटीज़ देता है कुछ अच्छा करने का। दूसरा, बहुत सारे कॉजेज़ पे और कोई फैसिलिटी नहीं है। आप मुझे बताइए कि आज की डेट में कैंसर रिलेटेड हो, ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज़ हों, कोई भी टर्मिनली लोग हों, या डिज़ास्टर में आपको सपोर्ट करना हो, कौन से एवेन्यूज़ हैं यदि ये सेक्टर ना एग्जिस्ट करे। तो आज की तारीख में जो बच्चे इस करियर को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उनके लिए क्या करियर पाथ्स हैं, क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर है अपने आप में, और पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इसमें लगे हुए हैं। ये भी एग्जैक्टली उतना ही प्रोफेशनल सेक्टर है, इसमें एग्जैक्टली वैसी ही स्किल्स चाहिए। हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों ने MBA किए हुए हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने हु डिसाइडेड नॉट टू टेक द पाथ ऑफ इंजीनियरिंग लेटर ऑन, बिकॉज वो कहीं सोशली इंक्लाइंड थे या उनको कुछ अपनी स्किल से कुछ और करना था। So now they are a part of this team. So it is a sector of very large number of professionals जो हर तरह के प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं। But हाँ, you have a maybe deeper feelings, more empathy, not running in the race of just progress race कि हर साल में मेरा डेजिग्नेशन चेंज होना है, वो आप नहीं करते हैं, बट आपको इज्जत मिलती है। और मैं सोचता हूँ कि बहुत रिकग्निशन भी है, क्योंकि आप किसी गांव में जाते हैं और वो 200 लोग आपकी सुनते हैं आज के ज़माने में, और उनके पास खाने के लिए नहीं है फिर भी आपको खाने के लिए पूछते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, ये जब तक हमें नहीं मिलती है हम इनको वैल्यू नहीं कर पाते। बहुत बड़ी चीज़ें हैं आज की डेट में। जब आपका मतलब बाजू में आप अपने किसी पड़ोसी को नॉक करो और कहो कि आधा घंटे मेरी सुन ले, कोई सुनता नहीं है, आधा मिनट नहीं सुनेगा मिनट नहीं सुनेगा, पर आपकी सुनते हैं, आपके साथ बैठते हैं। दूसरा, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि भाई ऐसे कितने प्रोफेशन हैं जहाँ पर आपको अच्छी सैलरी भी मिले और देश देखने का मौका भी मिले, और आप किसी ऐसे इंसान के लिए काम भी कर पाएँ जो आपसे इकोनॉमिकली या सोशली एक आध लेवल कम है। You are impacting people positively. Absolutely. How many professions do you have? How many careers will give you the opportunity to directly impact somebody so very positively? And it makes you a good human being. Of course. It makes you a good human being. वो बहुत important है। और कभी-कभी तो आप किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपको ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पर आप कंप्लीटली लाइफ चेंजिंग मोमेंट ला रहे हैं उसकी ज़िंदगी में आप। और आपको अपनी A to Z जितनी भी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, टू बी ऑनेस्ट, वो सारी यूज़ करने को मिलती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको MNE नहीं चाहिए, टेक नहीं चाहिए, हम लोग सब कुछ यूज़ करते हैं, राइट। वो अदरवाइज आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन कैसे रन करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं अंशु कि वो 2-3 क्या ऐसी खास बातें हैं आपके बारे में, व्हाट आर दोस स्किल सेट्स और कॉम्पिटेंसीज और क्वालिटीज अबाउट यू दैट केप्ट यू गोइंग, जो आपको 25 साल से गूंज को हर साल इतनी शिद्दत के साथ, जुनून के साथ, पागलपन के साथ आगे ले जाने के लिए कहती है? एक तो यहाँ कीड़ा होना चाहिए। ओके। वो बहुत ज़रूरी है, और कीड़ा आपका वक्त के साथ में नर्चर होना चाहिए, बड़ा और बड़ा होना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि यू शुड बी कॉन्स्टेंटली, यू शुड इनोवेट, ओके। नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि यदि हम अपनी ज़िंदगी देखते हैं तो हम 25 साल से पुराना सामान इकट्ठा करते हैं, सॉर्ट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। मेन काम तो यही है। उसके बाद भी हमने इसमें 50 और 100 नई इनोवेशंस डाल दी हैं। आज जब आप सेंटर पूरा विजिट करेंगे, आप देखना उसमें क्या क्या नया निकल के आया है, और शायद उस वजह से हम लोग आज भी उतने ही जोश के साथ, जुनून के साथ जिंदा हैं और उतनी शिद्दत से इसमें लगे हुए हैं। तो जो कांस्टेंट इनोवेशन है आपके काम में, वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, मुझे लगता है कि माथा नीचे रख के आप यदि
काम करें, क्योंकि आपको हमेशा, और ये हमने भी शायद वक्त के साथ ही सीखा होगा, पहले हम भी अपने टशन में ही आए होंगे, आप वक्त आपको सिखाता है कि आपको हमेशा उन लोगों का शुक्रगुजार होना पड़ेगा जिन्होंने आपको मौका दिया अपनी ज़िंदगी में एंटर करने का। आपके सगे भाई बहन एंटर नहीं करने देते हैं, बट वो समाज आपको एंटर करने देता है। आज जितनी भी स्टोरीज हम मेंसुरेशन पे बोलते हैं या विलेज के इश्यूज़ की बोलते हैं, वो मेरे घर की स्टोरी तो है नहीं, तो मैंने तो सीखी है, तो किसी इंसान ने तो अपनी लाइफ खोली है। तो ये जो कांस्टेंट आपको लोगों के साथ काम करने का और उनसे सीखने का मौका मिलता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी गांव है। 2 बार IMC में जो मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसके अलावा गांव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वेरी नाइस। तो कोई भी एक सजेशन, एडवाइस जो आप देना चाहेंगे जो बच्चे इस करियर में जुड़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं? तो गलत फहमियों से बिल्कुल बाहर आ जाए, मतलब पहली बात क्या, तो क्योंकि आपको सैलरी मिलती है हर हाल में और ठीक ठाक सैलरी मिलती है। आप आईफोन का हर नया मॉडल खरीदना हो तो वो तो कॉर्पोरेट में भी बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, या उधार पे करेंगे या क्रेडिट कार्ड पे करेंगे, बट एक अच्छा फ़ोन आप यहाँ भी ले सकते हैं। देश घूमने का बहुत बड़ा मौका मिलता है, तो आप ये मत सोचिए कि आप कहीं कन्फाइन होकर कोई काम करेंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब जो मैं अक्सर देखता हूँ कि, और क्योंकि मैं बहुत सारे यूथ के साथ ये सारे अप्रीहेंशंस पे बात होती रहती है हमारी, शादी हो जाती है यहाँ भी। लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली पेरेंट्स ने बड़ी गलत फहमियाँ डाली हुई हैं कि यदि सोशल सेक्टर में बच्चा चला गया तो शादी नहीं होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होगा। अरे भाई, आप एक आम इंसान हैं और आप एक आम इंसान की तरह से जीते हैं और मस्ती की तरह जीते हैं आप। मैं तो बहुत सारे लोगों को पब्लिकली बोलता हूँ कि भाई, यदि तुम्हें ओल्ड मॉन्क और कोक पसंद है तो आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कीजिए ना, आप अपनी मेहनत से कर रहे हैं, ये नहीं कि आप फालतू का एक मुखौटा उड़ के बैठे रहे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट glamorous professions, especially if you look at the people who are working with the multinational companies, multi-billion dollar companies, जहाँ पे CSR डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, जहाँ पर उनको हर साल 200, 300, 400, 500 करोड़ रुपए खर्च करने हैं और बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स पे काम करने का मौका मिल रहा है। वहाँ पर सैलरीज बहुत शानदार है, उनका लाइफस्टाइल बहुत शानदार है, एंड it's as good as doing an MBA from any great institution like IIM and all. बट सोशल सेक्टर का मतलब CSR ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नहीं है, मतलब पीपल नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि यदि सिर्फ अच्छी सैलरी और एक अच्छा ऑफिस ही हमारा मकसद है तो फिर वो कॉर्पोरेट का कोई और जॉब भी कर सकते हैं। और CSR में मेरा ये मानना है कि CSR में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो पहले 5-7 साल फील्ड में लगा लें, अदरवाइज वो वहाँ बैठ के भी गलत डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। जब आपको किसी चीज़ की सोल नहीं पता, आत्मा नहीं पता, तो आपको ये वाला जो काम है ना, ये एयरटेल और MTNL के कनेक्शन बेचने वाला नहीं है कि आपके नंबर्स डिफाइन कर देंगे आपकी सक्सेस को, ठीक है? ये सोसाइटल चेंज, थॉट प्रोसेस के चेंज का काम। करेक्ट है। दूसरा, क्राउड फंडिंग, हाउ इजी इट इज टू गेट क्राउड फंडिंग इन टुडेज टाइम्स? मतलब it depends on the causes, unfortunately. There are certain causes जिस पे लोग ज़्यादा बात करते हैं, there are lot of causes जिस पे नहीं करते हैं। आज आप यदि मेंटल हेल्थ पे या बात करना चाहेंगे, क्राउड फंडिंग करना चाहेंगे, it's not that easy. अच्छा। Even today, अच्छा। and many other causes, many other causes. But यदि हम क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की बात ना करें, बट क्राउड फंडिंग एज एन आइडिया बात करें, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत तरीका है। बिकॉज जितने स्टेक होल्डर आपके होंगे, मतलब एंड आई ऑलवेज कंपेयर इट विद द बिजनेस सेक्टर में भी द कंपनीज जो लार्ज स्केल पे ग्रो करती हैं वो तभी होती हैं जब वो व्हेन दे गो पब्लिक, व्हेन पीपल बाय शेयर्स इन दैट, व्हेन पीपल इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो वही इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ है इस सेक्टर में। द ओनली डिफरेंस इज कि उस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में पैसे पे पैसा मिलता है, इधर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू गेट हैप्पीनेस, दुआएं मिलती हैं, बस इतना था। बट ऑफ कोर्स आशीर्वाद। मैं तो कोविड में बोलता था, मैं आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड 4 times पोस्ट कोविड एंड आई सर्वाइव।
तो मैं लोगों को कहता था कि मैं, और मेरे को तो पहले फेज़ में हो गया था, तो उस समय तो दवाएं भी नहीं थी, मतलब कुछ नहीं। हाँ, तो मैं लोगों को हमेशा ये कहता था, मैंने कहा भाई दवाएं नहीं होंगी बट दुआएं तो हैं, यू नो, आई मीन दैट्स व्हाट वी ऑल आर, उसमें दम है। Great, yeah. Thank you so much for talking to us, Anshu.